So we're starting with our second chapter. For a reason, I'm not starting with first chapter. We're starting with second chapter. The name of the chapter is money. Okay. So without wasting much time, let us start. What is money? Okay. What is money? Money है क्या? What is? तो ऐसा है कि बहुत सारे फालतू आंसर्स भी आ सकते हैं. मनी इज रुपया, पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच माइट बी इन योर माइंड राइट नाउ. बट लेट मी टेल यू, लेट स्टार्ट विद सम बेसिक डेफिनेशन. ओके. एक इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है प्रोफेसर सेलिगमैन. सेलिगमैन साहब क्या बोलते हैं? व्हाट इज मनी? मनी इज वन थिंग दैट possess general acceptability. What I said? Money is one thing that possesses general acceptability. Now, what is general acceptability? A thing which is commonly accepted by everyone. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे वॉलेट में, हमारे गर्ल्स लोगों के पर्स में. अभी फ़िलहाल जो भी रुपीज़ है, जो भी नोट है, कॉइन्स है ना, 10 की नोट, 1000 की नोट, 100 की नोट, व्हाटएवर. 1000 की नोट ओके पहले हुआ करती थी, 2000 की नोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मुझे बताओ, ये जो नोट है, बताओ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप कहीं पे भी जाओ, एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज एनीथिंग, बताओ तो इन एक्सचेंज तुम ये अगर नोट देते हो तो विल दे एक्सेप्ट? यस. तो ये जो नोट्स है, दे possess जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मनी इन इंडिया. तो वन थिंग इज क्लियर, anything which has which possess, which carry, which have general acceptability will be called as money. और ये डेफिनेशन इंडियन लोगों से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, स्पेशली करंट जनरेशन जो लोग हैं वो. मुझे बताओ, डू यू रिमेम्बर 8 नवंबर 2016 है ना? 8 नवंबर 2016 में क्या हुआ? आई गेस डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना? तो डीमोनेटाइजेशन के पहले 500 और 1000 के नोट पैसे थे, उनका वैल्यू था, है ना? लोग वो एक्सेप्ट करते थे फॉर एनीथिंग. लेकिन जैसे ही 8 बजे किसी ने अपने मन की कुछ बात बोली, फिर लोगों ने किसी के मन की बात नहीं सुनी, और उसके बाद वही 500 और 1000 के नोट वो महज कागज बन के रह गए, है ना? तो मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ उन नोट्स के साथ, 1000 और 500 के पुराने नोट्स के साथ हुआ क्या? तो 8 बजे के पहले दे वर हैविंग जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, और 8 बजे के बाद उनका एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गया ड्यू टू एनी एक्स वाई रीजन, बट हुआ ना खत्म. तो इसीलिए तो जब तक उसके पास जनरल एक्सेप्टेबिलिटी था, लोग उसको कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे थे, वो मनी था. और 8 बजे के बाद उसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी खत्म, और उसका डेजिग्नेशन एज अ मनी भी क्या हो गया? फिनिश हो गया. तो व्हाट इज मनी? Money is one thing that possesses general acceptability. And you know what? ये आज के लिए नहीं है. देखो, पुराने ज़माने में भी राजा महाराजाओं के टाइम पे उनकी राज मुद्राएं होती थी, है ना? और वो मुद्राएं का मतलब क्या है? उस राज्य में इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, है ना, तो वो जो कॉइन जो राजा ने इशू किया है, वो सब लोग एक्सेप्ट करते थे. किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको रिफ्यूज करने की, एंड देयरफॉर वो उस राज्य का मनी हुआ करता था, है ना? सो दैट इज व्हाट मनी इज वन थिंग दैट possesses जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. लेकिन ये जो डेफिनेशन है, इट इज क्लियरली स्ट्रेसिंग अपॉन ट्रांजैक्शन, है ना? मनी का यूज क्यों हो रहा है? ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर बाइंग एंड सेलिंग. लेकिन क्या आज के ज़माने में मनी का उपयोग सिर्फ बाइंग और सेलिंग के लिए होता है क्या? नहीं. तो आज के ज़माने को सुटेबल ऐसा एक डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर वॉकर. तो वॉकर साहब क्या बोलते हैं? मनी इज व्हाट मनी डज. क्या बोल रही है? मनी इज व्हाट मनी डज. अब पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट मनी डज, इसका मतलब क्या है? जो जो काम मनी करता है, वो काम अगर जो भी चीज़ करे, फिर चाहे वो पेपर है, फिर चाहे वो मेटल रहे, फिर चाहे वो प्लास्टिक है, फिर चाहे वो कपड़ा क्लीनर है, anything which can work, yeah, which can perform all the works of money, all the functions of money, that thing will be called as money. अब मनी क्या क्या काम करता है, ये समझने के लिए हमें एक और सवाल या एक और क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी. एंड हियर
we are starting our first question, that is functions of money. So quickly we are going on to, हम क्या सीखने जा रहे हैं फिलहाल? तो हम सीखने जा रहे हैं functions, एक सेकेंड, हम सीखने जा रहे हैं functions of money. Okay, तो basically there are three functions. Okay, एक होता है, अच्छा हम लोग सीख लेते हैं ना मैं क्यों बात कर रहा हूँ. चलो, तो सबसे पहला जो फंक्शन है functions of money, that is primary functions. प्राइमरी फंक्शंस. ओके, अब प्राइमरी फंक्शंस के अंदर दो फंक्शंस और हैं. ठीक है, सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो जनरली मनी का सबसे पहला काम क्या है? मनी एक मीडियम है, एक माध्यम है टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. तो मनी का यहाँ पे उपयोग क्या होता है? फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? मनी help in transaction of goods and services. Money help us in exchanging goods and services. बोलो सर ऐसा कैसे? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, जब पुराने जमाने में जब पार्ट, अच्छा तो मतलब इसका मतलब ऐसा हो गया कि मनी नहीं रहेगा तो एक्सचेंज नहीं कर सकते गुड्स. कर सकते. पहले कैसे होता था? पहले होता था बार्टर ट्रांजैक्शन होता था. तो इफ यू वांट टू बाय एनी गुड्स वी हैव टू गिव सम गुड इन रिटर्न. सो ये जो गुड्स के बदले में गुड्स देने की जो प्रथा, जो रिचुअल, जो कस्टम है, दैट इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शन. ओके, अब पुराने जमाने में जब मनी नहीं था तब भी ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बाय या इफ आई वांट अ पेन ऑफ योर्स, मुझे आपसे एक पेन लेना है, तो आप बोलोगे बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो सपोज मेरे पास 4 पेंसिल्स है, तो मैं आपको ये 4 पेंसिल ऑफर कर रहा हूँ, राइट? तो अगर आप रेडी होते हो तो मैं 4 पेंसिल दूंगा, आपसे एक पेन लूंगा, राइट? और ट्रांजैक्शन विल गेट सेटल्ड. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या था ये ट्रांजैक्शन सेटल होने के लिए? मेरी वांट पेन, आपकी वांट पेंसिल, ये दोनों वांट अगर सेटिस्फाई होते हैं तब जाके ट्रांजैक्शन हो पा रहा है. सो इस रिक्वायरमेंट को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. एक ही टाइम पे कोइंसिडेंटली दोनों जन की अगर वांट सेटिस्फाई हो रही तब जाके ट्रांजैक्शन सेटल होता है ना. तो ये रिक्वायरमेंट मुझे बताओ हमेशा फुलफिल होगी या फिर कभी कभी फुलफिल होगी? जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे कोई चीज चाहिए और सामने वाले को मेरे पास जो अवेलेबल है वो कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो बताओ क्या मैं ट्रांजैक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. जैसे तुम सोचो ना, तुम सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकले, हाँ, सुबह सुबह ऑटो खाली है और वो ऑटो वाले को तुम बोले कि स्टेशन छोड़ दोगे या कॉलेज छोड़ दोगे, तो उसने बोला यस ऑफ कोर्स, है ना. तुम्हारे घर से तुम्हारे कॉलेज का डिस्टेंस है ना बाय ऑटो 10 मिनट है, लेकिन पिछले 50 मिनट से तुम डिस्कस कर रहे हो कि रिक्शा से घर पे छोड़ने के, सॉरी कॉलेज में छोड़ने के बदले में वो रिक्शा वाले को क्या देना पड़ेगा, है ना. तुम बोल रहे हो कड़ा चाहिए क्या, तो बोल रहे नहीं. बैग चाहिए क्या, नहीं. तुम बोल रहे वॉलेट दे दूं क्या, नहीं. तुम बोल रहे रिंग दे दूं क्या, नहीं. तो ट्रांजैक्शन सेटल ही नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि तुम्हारी वांट तो कॉलेज पहुंचना है बट उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही. दिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. सोचो अगर ये अभी भी बार्टर ट्रांजैक्शन होता है तो इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आज अगर तुम बहुत सारी कंपनियों को देखोगे तो रोज के बोलो लाखों यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे, लाखों यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, लाखों यूनिट्स सेल कर रहे, करेक्ट. इतने बड़े पैमाने पे क्यों कर पा रहे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग? बिकॉज ऑफ मनी. क्योंकि अब उन्हें ये नहीं देखना है कि जो लाखों कोको कोला के बॉटल बने हैं इसके बदले में लोगों से क्या गेहूं लेना है, चावल लेना है या तेल लेना है, क्या लेना है, ये उनको सोचना ही नहीं है. दे जस्ट वांट टू टेक मनी, है ना. तो इसीलिए मनी इज व्हाट
मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या सीखा कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूं मैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम क्या बोल सकते हैं, मनी क्या काम करता है, मनी हेल्प्स exchange of goods and services, okay, and it has solved problem of, क्या था वो प्रॉब्लम का नाम, डबल coincidence of want. I hope I am clear with first point, that is medium of exchange. Okay, तो हम आगे बढ़ रहे। सेकंड जो हमारा मनी का फीचर है, क्या बोलते हैं, फंक्शन है अंडर प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, अब ये मेजर ऑफ वैल्यू क्या है जरा समझते हैं हम लोग। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मेजर करना मतलब क्या, कैलकुलेट करना या गिनना। क्या गिनना, वैल्यू। तो आज मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ एनी डैम कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मुझे बताओ, जैसे मैंने ये राइटिंग पैड खरीदा, तो मुझे बहुत लोगों ने कब बोला कि कितने क्या है इसका वैल्यू, तो मैं इसका वैल्यू क्या बता रहा हूँ, हाँ 5 गुनी गेहूँ दिया मैंने, हाँ 2 किलो मैंने चावल दिया, ऐसे नहीं है। इसका वैल्यू है XYZ रुपीज, यस और नो, इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और। आज सिर्फ राइटिंग पैड की बात है नहीं, लैपटॉप, ये कैमरा या ट्यूबलाइट, ये फैन, ये पर्दा, व्हाटएवर, हर एक चीज का वैल्यू आज के जमाने में कौन से चीज में वैल्यू मेजर करते हैं, तो रुपीज या मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, है ना। जैसे इंडिया में मनी क्या है, रुपी, यूएसए में मनी क्या है, तो डॉलर, है ना। तो ऐसा हर कंट्री में अपने अपने करेंसी में ये सब क्या फॉर्म्स ऑफ मनी है, बट अल्टीमेटली इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी ना, वैसे। सो जो पुराने जमाने में मेजर किस में करेंगे, कॉमन मेजर था ही नहीं ना, क्योंकि कोई भी कमोडिटी किसी भी दूसरे कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज हो सकता है, तो एक फिक्स वैल्यू क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो कोर्स ले रहा हूँ, राइट, मान लो 11th स्टैंडर्ड का कोर्स ले रहा हूँ, ये पढ़ाने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल 40 आवर्स लगते हैं, तो ये 40 आवर्स के बदले में मैं हर क्लासेस से, हर एक बंदे से जो ये मेरे 40 आवर्स की सर्विसेज जिनको चाहिए, मैं उनको मेरा एक फिक्स अमाउंट बता दूं कि इतना पैसा आप मेरे को दोगे तो आई विल टीच यू फॉर 40 आवर्स, बराबर। तो देखो मेरा एक फिक्स अमाउंट है, क्यों है, क्योंकि आज के जमाने में मनी है ना, तो मनी की टर्म्स में उसका वैल्यू है। लेकिन सोचो अगर पुराने जमाने में, बार्टर ट्रांजैक्शन के जमाने में ये बात चलता है, तो कोई क्लासेस के लिए, कोई एक्स क्लासेस के लिए इसका वैल्यू क्या है, मेरे 40 आवर्स का, किसी के लिए इट इज इन टर्म्स ऑफ राइस, किसी के लिए इन टर्म्स ऑफ व्हीट, किसी के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑयल, किसी के लिए इन टर्म्स ऑफ दाल। तो क्या ये 40 आवर्स का फिक्स वैल्यू क्या है, सबके लिए अलग अलग। क्या आज ये प्रॉब्लम है क्या, तो सोचो कमोडिटीज के प्राइस डिसाइड नहीं होते थे, होटल के अंदर मेन्यू कैसा बनता था, है ना। बहुत बड़े बड़े दुकान पे मेरे को बताओ, बाहर ऐसा क्रॉकी रखा रहता है, क्रॉकी मैनिक्योर पुतला, तो बेसिकली पुतला रखा रहता है, मान लो उसके गले में डायमंड है और नीचे प्राइस टैग हो ही नहीं पाता था उस जमाने, क्या लिखा रहता, अंदर आओ बताते हैं हम लोग इसका प्राइस क्या है, राइट। तो बेसिकली मनी आने के बाद एक और सुविधा, एक और फंक्शन क्या किया मनी ने, मनी स्टार्टेड मेजरिंग वैल्यू ऑफ ऑल दी कमोडिटीज, राइट। सो क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज मनी, ये मनी का सेकंड फंक्शन क्या है, तो मेजर ऑफ वैल्यू। एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, मनी इज अ, या सिंपल लैंग्वेज में, वैल्यू ऑफ all goods and services can be measured
in terms of money, है ना. It is a common measure of value. हर कंट्री में, पूरी दुनिया में मनी के टर्म्स में ही वैल्यू मेजर किया जाता है, राइट. और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मनी इज अ यूनिट. ये समझो जरा, मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट्स. हर कंट्री में अकाउंट्स आर मेंटेन इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. देखो शायद अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट हो चुका होगा, राइट. तो बताओ, आप अकाउंट बनाते हो, आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो ट्रांजैक्शन, बट अमाउंट कॉलम में क्या लिख रहे हो, कांदे बटाटे नहीं. यू आर राइटिंग मनी ओनली ना, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. वैसे यूएसए होगा तो अकाउंटिंग तो यही होगा, बट वैल्यू के कॉलम में क्या होगा, डॉलर्स होगा, है ना. चाइना में येन होगा बेसिकली. तो दिस इज यूनिट ऑफ अकाउंट. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख के रखता हूँ. एग्जाम्पल, रुपीस इन इंडिया, डॉलर्स इन यूएसए, और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज एक्सेट्रा. So these are two, I can say, primary functions of money, and I hope you understood it. Okay. If you have any doubt regarding this, so this is my WhatsApp number. You can always ask me. एक फंक्शन क्या देखा हमने, प्राइमरी फंक्शन. अब हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड फंक्शन, जिसका नाम है क्या, एंड यू कैन आस्क ऑलवेज सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस, एक था प्राइमरी फंक्शन, अभी क्या है, सेकेंडरी फंक्शन. अब सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू. अब नाउ व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. तो मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर वांट्स. मुझे बताओ, क्या सिर्फ आज की वांट्स फुलफिल करना जरूरी है कि फ्यूचर की वांट्स भी जरूरी है. तो फ्यूचर की वांट्स भी फुलफिल करना बहुत जरूरी है. शायद एट दिस एज आपको ये बात नहीं समझेगी, बट आपके पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है, राइट. जैसे कि आज फॉर एग्जांपल मैं मेरा एजुकेशन ले रहा हूँ, तो ये वांट मेरी फुलफिल करने के लिए मनी काम आ रहा है. बट आगे चल के इन फ्यूचर मुझे लगेगा ना मेरे बच्चों का भी एजुकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, मनी. सब सोचो, बार्टर ट्रांजैक्शन होता, तो आज मैंने मेरा एडमिशन कैसा लिया, 5 बैग्स ऑफ वीट मैंने दिया कॉलेज को और मेरा एडमिशन हो गया, राइट. बताओ, बार्टर ट्रांजैक्शन में अगर मुझे प्रोविजन करना है मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए भी, तो क्या मैं आज से 20-25 साल के बाद तक क्या गेहूं जमा करते रहूंगा, पॉसिबल है. गेहूं इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट ना, सड़ जाएगा. और जैसे तैसे मैंने जमा कर भी लिया, और मान लो 20 साल के बाद में कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं कि इस बार हम वीट नहीं लेंगे, वी वांट राइस, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना, अभी 20 साल से जमा किया अभी. आई होप यू अंडरस्टैंड कितना प्रॉब्लम होता रहेगा. तो क्या पुराने जमाने में जब बार्टर ट्रांजैक्शन था, तो क्या आप आपका वेल्थ स्टोर कर पाते थे, नो, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मनी. सो मनी आने के बाद एक फायदा क्या हो गया, you can store your wealth in form of money, and that is the store of value. I hope you understood. Black color. Okay. So what is store of value? So money can be stored as a wealth. As a wealth, ठीक है. और दूसरा चीज क्या है, एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर कीन्स. कीन्स क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीन्स, मनी इज द ओनली लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जरा सोचेंगे तो बहुत फिलोसॉफिकल बात भी हो जाती है ना. बताओ, आज में हम जी रहे,
तो आज हमारी जो भी वांट है फुलफिल करने के लिए हम मनी यूज कर सकते हैं, कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्यूचर के लिए प्रोविजन करना है तो वी कैन मेक दैट प्रोविजन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो मनी का ये भी एक फायदा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अब ऑब्वियसली आई नो तुम्हारा डाउट क्या है, तुम्हारा डाउट ये है, करेक्ट। व्हाट इज डिफर्ड पेमेंट? तो डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, है ना। फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट का क्या बात है? तो मुझे बताओ, उधारी, उधारी को बोलते फ्यूचर पेमेंट। अब मनी इज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट। जैसे कि मुझे बताओ, आज मैंने आपसे गुड्स खरीदा और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 2 महीने के बाद आपको इतना इतना वीट दूंगा। अब बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप बोलोगे 2 महीने के बाद मुझे वीट का ही रिक्वायरमेंट रहेगा, ये जरूरी नहीं है। 2 महीने के बाद आज जो वीट का वैल्यू मतलब फ्यूचर भी वही रहेगा, इसका भी जरूरी नहीं है। और 2 महीने के बाद तक ये वीट स्टोर भी कर पाऊंगा कि नहीं, इसका भी गारंटी नहीं। बट तो प्रॉब्लम क्या क्या है? तो स्टेबल वैल्यू, फिर उसके बाद में इसका ड्यूरेबिलिटी, ये सब इश्यू की वजह से बार्टर ट्रांजैक्शन में फ्यूचर पेमेंट नहीं होते थे। तो लोग आज नगद कल उधार, ये वाला बात करते थे। तो मतलब दे यूज्ड टू डील इन कैश पेमेंट्स ओनली। ओके, कैश पेमेंट मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट की बात करते थे। लेकिन मनी आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो, मनी पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल है, तुम नोट्स को स्टोर कर सकते हो, तुम कॉइन्स को स्टोर कर सकते हो। मनी का वैल्यू भी सेम रहता है। बताओ, आज अगर कोई नोट के ऊपर 10 रुपया लिखा है, मैंने एक ड्रॉवर में डाल दिया और 6 महीने के बाद ड्रॉवर निकाला, तो 10 रुपए का क्या 100 रुपये बन जाएगा, 1 रुपये बन जाएगा? नहीं, उसका वैल्यू 10 रुपये ही रहने वाला है। तो मनी का वैल्यू भी कैसा है? स्टेबल है। और ये एक बहुत बड़ा फायदा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब आज मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया जिसका वैल्यू है 1000 रुपीज, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फ्यूचर में तुमको मैं 1000 रुपये दूंगा या 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का वैल्यू तो आज भी 1200 रुपये रहेगा और फ्यूचर में 1200 रुपये रहने वाला है ना। हाँ, अब लोग बोलेंगे सर परचेसिंग पावर तो चेंज हो जाएगा ना, आज 1200 में जो चीज हम खरीद सकते हैं फ्यूचर में शायद उतना ना खरीद पाए। लेकिन ये कब होगा? जब महंगाई होगी तब। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम कीपिंग महंगाई कांस्टेंट, आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो इन्फ्लेशन एट ऑल। ओके, सो मनी इज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। और इस फायदे के वजह से ही आज दुनिया में बैंक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। क्रेडिट सिस्टम मतलब उधारी। अगर तुम बड़ी बड़ी दुकानों में देखोगे, मॉल में देखोगे, इतना सारा माल रहता है। व्हाट डू यू थिंक, जो मॉल वाले हैं, जो ज्वेलरी वाले हैं, ये सब गोल्ड का तो क्या आपको लगता है कि वो कैश पेमेंट करते हैं? नो, वो क्रेडिट सिस्टम पे रहता है। मतलब आज अगर मान लो पेप्सी का गाड़ी देखो घूमते रहता है, तो पेप्सी का गाड़ी आज है ना दुकान में सारे क्रेडिट्स भर देगा और उसका पेमेंट वो आज नहीं करेगा, वो 15 दिन के बाद आएगा, सो दैट 15 दिन में कुछ तो बिकेगा और दुकानदार को समझ में आएगा कि हाँ ये रनिंग आइटम है, तो वो 15 दिन के बाद उसका, तो ये 15 दिन क्या है? क्रेडिट, उधारी दिया हुआ है, राइट। तो सोचो, ये इतना पूरा क्रेडिट सिस्टम किसके भरोसे चल रहा है? मनी के भरोसे चल रहा है। क्या राइस और वीट के भरोसे चलेगा क्या? नहीं। सो मनी इज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ओके, एंड last but not least, I mean last secondary function, that is, एक second, I need to change the page I guess। चल, तो थर्ड जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है? तो समझो, आज मुंबई में मेरे पास बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है ना, और क्या दुकानें हैं, गाला है, बहुत सारा डायमंड है, बहुत सारा गोल्ड है, सब बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मुंबई में, राइट। तो मैं वेल्यू, ऑफ कोर्स आई एम वेल्दी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मुंबई में मज़ा नहीं रहा, है ना, मेरे को जाना चाहिए कहीं पे कोई फॉरेन कंट्री, मतलब मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया, है ना, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी वहाँ पे। तो बताऊँ, क्या मैं मेरा सारा वेल्थ ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर कर सकता हूँ?
आज के जमाने में तो आंसर करेक्ट है, हाँ कर सकता हूँ। कैसे? मैं ये सारी चीजें यहाँ पे भेज दूंगा, उसको पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा और फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में ये सारा पैसा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करूंगा और फिर वहां पे ये सारी चीजें खरीदूंगा। हाँ, इतना नहीं खरीद पाऊंगा, थोड़ा कम, बट वैल्यू जैसे यहाँ पे समझ रहे ना, इधर का वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेम ही रहेगा ना। जैसे अगर मान ली यहाँ पे मेरे 4 घर है, ये 4 घर बेच के मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक ही घर खरीदा, तो वैल्यू तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, वैसी चीज है। तो बेसिकली टुडे, ड्यू टू मनी, विद द हेल्प ऑफ मनी आई कैन ट्रांसफर माई वेल्थ from one area to another area, one geographical location to another। लेकिन सोचो, क्या ये बार्टर ट्रांजैक्शन में पॉसिबल है? क्या मैं गाड़ी ऐसा उठा के लेके जाऊंगा, बंगला ऐसा उठा के लेके जाऊंगा? नहीं, समझ रहे? तो वो आई मीन बहुत डिफिकल्टी होगी ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए तो ये है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, दैट इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू? सो ट्रांसफर वैल्यू को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम लोग? वेल्थ कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉरी, to another with the help of money। ये है मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अच्छा, क्या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे? नहीं, ऑल्सो फ्रॉम वन एसेट टू अनदर। जैसे कि मेरे पास मान लो 50 लाख रुपए, लेकिन वो किस में? शेयर्स के फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में। मुझे चाहिए घर, क्या मैं ये ट्रांसफर करके घर के वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आई विल सेल ऑल दी शेयर्स, पैसा लूंगा, सारे एफडी बेच के पैसा ले लूंगा, आई मीन एफडी बंद करके पैसे ले लूंगा और ये सब पैसे मैं घर खरीदूंगा। तो पहले भी मेरे पास 50 लाख था, अभी भी 50 लाख है, बट पहले वो शेयर्स और एफडी के फॉर्म में था, अब वो घर के फॉर्म में है ना। तो आई कैन ट्रांसफर माई एसेट बिकॉज ऑफ मनी। ओके, चलो, तो ये हो गए तुम्हारे सेकेंडरी फंक्शन। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। देखो, वी started this question with primary function। There are two primary function, medium of exchange and measure of value। फिर secondary functions, there are two secondary function, one is store of value and standard for deferred payment। Okay, और sorry, three, I'm so sorry, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब अगला जो है ना उसका, सॉरी एक सेकेंड, थर्ड जो है दैट इज कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन मतलब मान लो एक तरह का मिसलेनियस है या रिलेटेड फंक्शन हम बोल सकते हैं। ये दो मेन फंक्शंस है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, वो जो डेफिनेशन था किनका? प्रोफेसर वॉकर का। तो वॉकर साहब क्या बोले थे हमें? एक सेकंड, कुछ तो हुआ, हाँ एक सेकेंड, वॉकर साहब ने हमें क्या कहा था? सॉरी, तो वॉकर साहब क्या बोल रहे थे कि मनी इज व्हाट मनी डज, है ना? किसने कहा ये? इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना चाहिए हमेशा, कोई भारी इंसान का डायलॉग। क्या था वो? प्रोफेसर वॉकर। आई नो तुम्हारे दिमाग में कौन सा वॉकर चल रहा है। तो वॉकर साहब क्या बोलते? मनी इज व्हाट मनी डज। तो हमने
मनी क्या काम करता है ये सीखने के लिए ये आंसर स्टार्ट किया। ओके, तो हम लोग इसको जरा क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि सही में ऐसा है क्या। लेट अस सी, प्रैक्टिकल लाइफ में चेक कर लेते हैं। ओके, क्या कह रहे, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ये तुम्हारे सामने। तो मुझे बताओ, हम बात करते हैं पुराने 500 और 1000 के नोट की। बताओ वो पुराने 500 और 1000 के नोट क्या आज के जमाने में, या आज क्या तारीख है आज, आई डोंट नो, बट 2020 चल रहा है, तो 2020 में मुझे बताओ क्या ये जो आज ये 500 और 1000 के जो पुराने नोट्स इंडिया में जो प्रिवेल कर रहे थे, क्या उससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं क्या? नहीं, तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। ओके, मेजर ऑफ वैल्यू तो चलो रुपीस में हो ही सकता है, बट अभी वो पैसे ही नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन, क्या आप उसको एज अ वेल्थ स्टोर कर सकते हो? जब उसका आज ही वैल्यू नहीं तो फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगा? फिर क्या आप उससे आपका कोई उधारी पे ऑफ कर सकते हो? किसी किसी से मान ले आपको 2000 रुपये देने थे, आप पुराने 1000 के दो नोट देंगे तो क्या ट्रांजैक्शन सेटल हो पाएगा? या किसी से आप डील कर सकते हैं कि मैं फ्यूचर में ना तेरे को 1000 के दो नोट दूंगा, आज मैं तेरे को, आज तू मुझे ये गुड्स दे दे, क्या पॉसिबल है? इट्स नॉट। फिर आगे, क्या आप अपना ये 1000 रुपए का नोट का स्टॉक लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो वो लोग तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, क्योंकि इधर भी उसका कोई वैल्यू नहीं। तो मुझे पता जो पुराने नोट्स है वो एक भी मनी का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। समझ रहे हैं? और इसीलिए वो मनी नहीं है। और ये सारे जगह पे तुम आज का 2000 का नोट रखो, आज का जो 100 का नोट है वो रखो, आज का 50 का नोट से वो रखो, आज के कॉइन्स रखो, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर मनी। इसीलिए वॉकर साहब क्या बोलते हैं, मनी इज व्हाट मनी डज। जो मनी का काम परफॉर्म कर सकता है वो मनी है। तो पता आज जो भी नोट से परफॉर्म कर पाएंगे दे आर मनी। समझा? दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटिंजेंट फंक्शन। ओके, सो वी आर starting with contingent function, and the very first contingent function is measuring national income. ओके, अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम मतलब कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबका इनकम ऐड टुगेदर। लेकिन मुझे बताओ किसी का भी इनकम आप किस में मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी का एक और फंक्शन क्या है? इट हेल्प अस टू मेजर नेशनल इनकम, राइट? अगर मनी नहीं होता तो आप कैसे मेजर करते हैं? बताओ पूरे कंट्री में कितने सारे, मतलब मुझे पूरे साल में कितना गेहूं मिला, कितना राइस मिला, कितना डायमंड्स मिले, कितने स्टोन्स मिले, ये मेरा मैं कैसे जैसे तैसे निकाल पाऊँ? पूरे कंट्री का कैसे निकाल पाऊँ? सो मनी हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ अवर कंट्री, है ना? तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन। ओके, सेकेंड, measurement of macroeconomic variables. ओके, मेजरमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब है ना, देखो इकोनॉमिक्स में दो टाइप का इकोनॉमिक्स है, एक है माइक्रो लेवल, एक मैक्रो लेवल। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल, जहाँ पे हम बातें करते हैं इंडिविजुअल, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक मार्केट के बारे में। और मैक्रो में हम सारा इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। तो जब जैसे एक इंडिविजुअल का इनकम सारे इकोनॉमी का है, पूरे कंट्री का क्या रहेगा? नेशनल इनकम, है ना? अब आई गेस आपने अपने स्कूल लाइफ में सीखा रहेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते, लाइक जीडीपी, जीएनपी, फिर पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इन जैसे बहुत सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इनको क्या बोला जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। और मुझे बताओ कोई भी कंट्री का जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब कांदे बटाटे में थोड़ी मेजर होता है, दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देयरफॉर मनी का एक और फंक्शन क्या है? इट फॉर मेजरमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, राइट? चलो
अगला जो कंटिंजेंट फंक्शन है दैट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट, ओके। मुझे बताओ ये जो पता है चेक्स, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, ये सब में इमीडिएट पैसे मिलता है कि कुछ दिनों बाद मिलता है, कुछ दिनों बाद। इसीलिए इन सबको कहा जाता है, इन सबको बोला जाता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा जाता है इन्हें? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये सबको कौन क्रिएट करता है? दे आर क्रिएटेड बाय हुम? बैंक्स। क्या गवर्नमेंट थोड़ी बनाती है चेक? चेक के ऊपर गवर्नमेंट का नाम होता है? नहीं। आरबीआई का नाम लिखा होता है? नहीं। चेक तो उस कमर्शियल बैंक का होता है, राइट? तो दे आर क्रिएटेड बाय बैंक। लेकिन मुझे बताओ, कोई भी बैंक खुद ही चेक बना के भेज सकती है क्या? नहीं। हमारे चेक का वैल्यू कब है? जैसे मैंने तुमको 2 लाख रुपए चेक लिख के दिया, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या इस चेक का कोई वैल्यू है? नहीं। तो आज मार्केट में कितने सारे चेक सर्कुलेट हो रहे हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, मैंने कंप्यूटर वाले को 50,000 रुपए पे किया, लेकिन चेक से पे किया। उसने क्या किया, वो चेक यूज नहीं किया, उसने उसको फॉरवर्ड कर डाला आगे। और तो ये 50,000 रुपया अभी तक, मतलब ये समझ लो 50,000 का चेक घूम रहा है कितने सारे ट्रांजैक्शन में। सोचो ऐसा पूरे इंडिया में कितने चेक्स घूमते रहेंगे, लेकिन वो चेक ऐसे ही घूम रहे हैं कि उसके उसके बेसिस या उसके बदले में पैसा भी मार्केट बैंक के अंदर जमा है, पैसा भी जमा। सोचो पैसे ही नहीं रहेंगे तो चेक का कोई वैल्यू है? ड्राफ्ट का कोई वैल्यू है? पे ऑर्डर का कोई वैल्यू है? नहीं है। इसीलिए दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रिएटेड बाय बैंक्स on the basis of money. So money का एक और important क्या है? Money is a basis of credit, जिसके वजह से ये सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में सर्कुलेट हो गए, करेक्ट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे हूँ मैं, लास्ट कंटिंजेंट फंक्शन दैट इज it imparts, impart मतलब provide, imparts liquidity to wealth। अब इसमें 2 चीजें हैं सीखने जैसी। ओहो, कहीं नीचे जा रहा हूँ। थैंक गॉड। चलो, imparts मतलब क्या? तो it provides। क्या प्रोवाइड कर रहा है? लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? एबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, और वो भी क्विकली। अभी समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, लिक्विड आपने साइंस में सीखा रहेगा, लिक्विड है ना? मतलब लिक्विड का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लिक्विड कैन टेक शेप ऑफ एनीथिंग, राइट? पानी को आप डब्बे में रखो तो डब्बे का शेप आ गया, बॉक्स में रखो तो बॉक्स का शेप हो, दोनों सेम ही होता है, सॉरी। अब मतलब आप किसी में भी रखो, वो तुरंत किसी का भी शेप ले सकता है ना? वैसे ही इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में पैसा ये काम करता है। अगर आपके पास हार्ड कैश है तो वो डॉलर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो गोल्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो कार में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो रियल एस्टेट में भी कन्वर्ट, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए कैश को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? लिक्विड एसेट, जो सबसे ज्यादा लिक्विड, जो लिक्विड है। अब इसके जैसा या कैश में जो भी एसेट कन्वर्ट हो सकता है वो बताता है उसको लिक्विडिटी। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास 50 लाख रुपीस का फ्लैट है, ओके, और एक दूसरा दोस्त है, उसके पास 50 लाख रुपीस की शेयर्स है। तो एसेट का वैल्यू दोनों का सेम है, राइट? लेकिन बताओ लिक्विडिटी किसके एसेट का ज्यादा है? ऑफ कोर्स जिसके पास शेयर्स है, क्योंकि क्विकली उसको बेच के तुरंत वो हार्ड कैश अपने अकाउंट में ला सकता है एज कंपेयर टू फ्लैट, है ना? तो इसीलिए तो क्या बोलेंगे हम, शेयर्स का लिक्विडिटी इज हायर,
राइट। आज हम वेल्थ जमा कर रहे हैं, हम लोग एज अ वेल्थ हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, हम लैंड खरीदते हैं, हम फ्लैट्स खरीदते हैं, हम शेयर्स डिवेंचर सब खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, डायमंड खरीद रहे हैं, राइट। अगर गवर्नमेंट ने कल को ये कहा कि जो मन में आए खरीद लो, लेकिन आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बताओ क्या लोग ये एसेट्स खरीदेंगे आज जितना खरीद रहे उतना? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो पाए, तो फिर लोग उसको एज अ वेल्थ थोड़ी जमा करें, है ना। तो आज मनी का एक इम्पोर्टेंट, आज बताओ ये सारे वेल्थ का वैल्यू भी क्यों है? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज दे कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश क्विकली। लोग इसीलिए खरीदते हैं ना। चलो आज गोल्ड खरीद लिया, कल को जरूरत पड़ा तो इसको बेच के हम कैश भी ले सकते हैं, राइट। तो मनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द वेल्थ एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय मनी। और यहाँ पे जाके हमारा पहला आंसर जो है वो फिनिश हो गया, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप आई एम क्लियर विद इट।